Assalamualaikum viewers, welcome to Ilmi Institute for Competitive Exams. My name is वकास अजीज. यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ. अगर आप लोगों को मेरे फिलॉसफी या सोशियोलॉजी के लेक्चर्स चाहिए तो उसके लिए मेरा अपना अलग से एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लेक्चर्स बाय वकास अजीज. आप जाके विजिट कर सकते हैं. इस चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स एक ऑर्डर में मिलेंगे. आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे पॉलिटिकल साइंस के नाम से फोल्डर बना हुआ है. तो उस फोल्डर को जाके आप विजिट करें तो आपको सारे लेक्चर्स ऑर्डर में मिलेंगे. आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है डिक्टेटरशिप. हमने ये वर्ड बहुत सुना है, डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप क्या है ये वर्ड? ये किस तरह की गवर्नमेंट है डिक्टेटरशिप? ठीक, इसको जरा स्टडी करते हैं. देखें, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which all the powers are concentrated in the hands of single person or small group of people. तोड़ तोड़ के इस डेफिनेशन को मैं समझाता हूं आपको. देखें कि ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर सारी की सारी पावर्स किसके पास हैं? किसी एक सिंगल पर्सन के पास या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के पास, विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी. जब सारी की सारी पावर्स आपने किसी एक बंदे या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को दे दी तो इट मींस कि उनकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट हो गई. ठीक, having no constitutional or legal limits. और ये अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, या ये जो डिक्टेटर्स हैं या ये जो सॉवरन हो गए हैं, वो चाहे एक बंदा है चाहे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, अब ये अबव द लॉ हैं. इनको आप लॉ के अंडर नहीं रख सकते. अबव द लॉ हैं. इनके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल लिमिट्स नहीं होती जो कि इनके एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकें. समझ आई? तो डिक्टेटरशिप एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सारी की सारी पावर्स किसी एक बंदे या ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में होती हैं और वो अबव द लॉ होते हैं. ठीक, फिर उनका जो दिल करता है वो करते हैं, इसलिए क्योंकि वो अबव द लॉ हैं और कोई भी ऐसा लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन उनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता. समझ आए? अब जरा बैकग्राउंड पे आए कि ये टर्म डिक्टेटरशिप, इसका आगाज कहां से हुआ, इस टर्म का बकायदा आगाज हुआ है तो वो जरा देखें. होली रोमन अंपायर, जब ये दौर चल रहा था, 509 बीसी से पहले की बात मैं कर रहा हूं, होली रोमन अंपायर का दौर था. तो इस होली रोमन अंपायर के अंदर बादशाह भी होता था और चर्च भी होता था. ठीक, चर्च के पास भी अथॉरिटी होती थी. जितनी भी उस एरिया में लैंड आती थी, जमीन आती थी, वो सारी चर्च के अंडर होती थी और लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होता था. इस वजह से कि जितनी भी लैंड है, जमीन है, वो सारी चर्च ने अपने कब्जे में रखी हुई है. ठीक, और बादशाह भी होता था. ठीक, जो कि गवर्न करता था स्टेट के अफेयर्स को, रियासत के अफेयर्स को, तो वो भी अथॉरिटी था. अब लोग इस होली रोमन अंपायर में चर्च से भी तंग थे, बादशाह से भी तंग थे. इसने अपना एक बहुत बड़ा अरसा गुजारा है होली रोमन अंपायर ने, जिसमें बादशाह और चर्च ये दोनों अथॉरिटीज रही हैं. लेकिन कुछ वक्त गुजरते रहे, वक्त गुजरता रहा, लेकिन आगे चल के लोगों ने इन्हीं के खिलाफ, ये बादशाह और चर्च के खिलाफ रिवोल्ट किया और होली रोमन अंपायर से रोमन रिपब्लिक का आगाज हुआ. यानी होली रोमन अंपायर खत्म, रोमन रिपब्लिक
आ गई। इस रोमन रिपब्लिक को अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। सबसे पुरानी रोमन रिपब्लिक 509 बीसी से लेकर 27 बीसी तक रोमन रिपब्लिक का दौर चला है। ठीक, अब यहां पे इस रोमन रिपब्लिक की खास बात क्या थी कि पावर लिमिटाइजेशन का कंसेप्ट इन्होंने लाया लोगों ने, क्योंकि इससे पहले होली रोमन अंपायर में बादशाह भी अपने आप को एब्सोल्यूट अथॉरिटी और पावरफुल समझता था, अबव द लॉ था। इसी तरह चर्च भी अपने आप को एब्सोल्यूट अथॉरिटी समझता था, अबव द लॉ था। तो लोगों ने सबसे पहले जब रोमन रिपब्लिक बनाया तो उन्होंने पावर लिमिटाइजेशन की कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा इस रोमन रिपब्लिक का, वो अंडर द लॉ होगा, अबव द लॉ नहीं। और हेड ऑफ द स्टेट के एक्शंस को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकेगा, जो कि होली रोमन अंपायर में बादशाह और चर्च के अगर तनाजुर में देखा जाए तो उस टाइम कोई रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर नहीं थी, ये अबव द लॉ थे। रोमन रिपब्लिक में लोगों ने पहला काम यही किया कि हेड ऑफ द स्टेट को अंडर द लॉ लाए और हेड ऑफ द स्टेट की पावर्स को भी लिमिटाइज किया, उसके एक्शंस को भी रिस्ट्रिक्ट किया। समझ आई? क्यों किया? ताकि फिर से वो पुरानी चीज होली रोमन अंपायर वाली ना आ जाए कि कोई बादशाह हमारे ऊपर आ जाए और फिर उसका जो दिल करे वो करे और अबव द लॉ हो, इस चीज को खत्म करने के लिए। ठीक, लेकिन बट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस सेनेट कुड वोट टू ग्रांट एब्सोल्यूट पावर्स टू वन मैन कॉल्ड डिक्टेटर फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। लेकिन इस रोमन रिपब्लिक में ऐसा होता रहा कि जब भी रोमन रिपब्लिक में कोई क्राइसिस आते थे, अब ये भी हो सकता था कि बाहर से इन्वेजन का खतरा है कि कोई हम पे इन्वेजन कर रहा है, इन्वेड कर रहा है, हम पे कोई अटैक करना चाह रहा है। एक तो ये मसला हो सकता है। दूसरा, अगर अपने ही रिपब्लिक के अंदर कोई डिसऑर्डर है, किसी भी किस्म का सिटीजन्स के दरमियान में है, कोई डिसऑर्डर है और काफी ग्रेव हो गया है, क्राइसिस का शिकार हो गया है, तो फिर ये सेनेट के अंदर वोटिंग करते थे और किसी एक बंदे को एब्सोल्यूट पावर्स दे देते थे। उस एक बंदे को जिसे एब्सोल्यूट पावर्स दी गई हैं उसको ये लोग डिक्टेटर कहते थे, और ये पावर्स फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम होती थी। और इस डिक्टेटर का जब ये पावर्स को दिए तो इसका कोई काम तो होगा जो इसको इतनी पावर्स दे रहे हैं। इस डिक्टेटर का काम था कि इस क्राइसिस को खत्म करना, चाहे बाहर से अटैक का खतरा है या इंटरनल कोई डिसऑर्डर है, उसको खत्म करना और वापस से नॉर्मलाइज कर देना, न्यूट्रलाइज कर देना रोमन रिपब्लिक को। और जब डिक्टेटर ये काम कर लेता था, क्राइसिस खत्म कर देता था, तो फिर क्या है, यही सेनेट वाले उससे ये पावर्स वापस छीन लेते थे, खत्म कर देते थे उसकी ये पावर्स। विच मीन्स के डिक्टेटर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता था। अक्सर बुक्स में ये टाइम पीरियड 6 मंथ्स लिखा हुआ है कि 6 महीने के लिए किसी एक बंदे को डिक्टेटर बनाया जाता था और एब्सोल्यूट पावर्स दी जाती थी। और कहीं पे ये भी लिखा है कि जब तक क्राइसिस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते थे तब तक डिक्टेटर रहता था। जैसे ही क्राइसिस खत्म हो जाते थे या जो क्राइसिस इन्वेजन का खतरा है या इंटरनल डिसऑर्डर है वो इशू रिजॉल्व हो जाता था, डिक्टेटर खुद उसको रिजॉल्व करता था। जब वो रिजॉल्व हो जाता था तो डिक्टेटर अपनी पावर्स को फिर से तर्क कर देता था, गिव अप कर देता था। ठीक,
अब ये डिक्टेटर होता कौन था? ये उनकी जो रोमन रिपब्लिक की मिलिट्री थी उसमें से किसी जनरल को ये पावर्स दे देते थे जो कि इस काबिल हो कि इस क्राइसिस को हल कर सके। ठीक, यहां तक बात समझ आई? सर्व ड्यूटी एंड गेव अप पावर व्हेन टर्म एंडेड। ये डिक्टेटर अपनी ड्यूटी सर्व करता था, क्राइसिस को खत्म करने की कोशिश करता था, और जब क्राइसिस खत्म हो जाते थे तो अपनी पावर को फिर से गिव अप कर देता था, तर्क कर देता था, या जब उसका टर्म जो 6 महीने का वक्त है वो एंड हो जाता। आप समझ आए बात की? तो एक बंदे को डिक्टेटर बना दिया जाता था, और ये रोमन रिपब्लिक में 300 साल 300 इयर्स कहते हैं कि उसमें ये चलता रहा सेटअप, कि जब भी क्राइसिस आते थे एक बंदे को पावर्स दे देती थे, सबसे यानी वो सबसे ज्यादा पावरफुल उसको बना देते थे, उसको डिक्टेटर कहते थे। और वो डिक्टेटर फिर अपनी मर्जी से उस क्राइसिस को चाहे फोर्स चाहे वायलेंस के थ्रू हल करना है, उस क्राइसिस को खत्म करना है, वो अपनी मर्जी से करता था। समझ आई? और जब क्राइसिस खत्म हो जाते थे तो फिर उससे पावर्स वापस छीन ली जाती थी, फिर से वो एक आम आर्मी का, मिलिट्री का जनरल बन जाता था। यहां तक बात समझ आई? लेकिन 82 BC ऐसा वाकया हुआ कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक जनरल आया मिलिट्री का जिसका नाम था कॉर्नेलियस सुला। ठीक, जब इसे बुलाया गया रोमन रिपब्लिक में सेनेट की वोटिंग के थ्रू, इसे बुलाया गया और कहा क्राइसिस का टाइम है तो आपको हम एब्सोल्यूट अथॉरिटी देते हैं, पावर देते हैं, आप इस क्राइसिस को हल करो। उसने अपनी कोशिश की। जब क्राइसिस खत्म हुए तो अब टाइम आया कि उससे पावर्स वापस छीननी थी। कॉर्नेलियस सुला इसने उस टाइम ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं पावर्स आप लोगों को वापस नहीं दे सकता, आप लोग मुझे परमानेंट डिक्टेटर बना दो। तो सेनेट जो थी उनकी रोमन रिपब्लिक की, उसने कहा भाई क्या बोल रहे हो, दिमाग तो ठीक है, ये तो फिक्स टेन्योर के लिए होती है, टेम्परेरी होती है, हम कैसे आपको परमानेंट बना दें। यहां से भाई कॉर्नेलियस सुला का दिमाग घूम गया, सेनेट को मुलतवी कर दिया, लोगों को अरेस्ट किया, वायलेंस हुई, कितने कहते हैं हजारों में लोगों को इसने मारा जो इसके अपोनेंट्स थे। ठीक, और खुद डिक्टेटर अपने जोर से, अपनी पावर से, अपने फोर्स से, वायलेंस से डिक्टेटर बन गया रोमन रिपब्लिक का। और डिक्टेटरशिप का आगाज यहां से हुआ, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि स्टेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे इकोनॉमी है, चाहे स्टेट की रिसोर्सेज हैं, चाहे लोग हैं, चाहे लॉ है, सबके ऊपर डिक्टेटर का कंट्रोल था। कॉर्नेलियस सुला, वहां से डिक्टेटरशिप का आगाज हुआ। समझ आई? इसके बाद ये जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई, उसके बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ये तो मैंने आपको बताया कि इसका आगाज कैसे हुआ। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 भी हमें डिक्टेटरशिप बहुत ही ज्यादा नजर आती है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एडोल्फ हिटलर जर्मनी, ठीक है, बेनिटो मसोलिनी कहां पे, इटली में, जोसेफ स्टालिन ये रशिया में, फिर उसके बाद लेनिन रशिया में। ठीक, इसी तरह स्पेन में डिक्टेटरशिप नजर आती है फ्रांसिस फ्रैंको की। तो ये सारे डिक्टेटरशिप्स या डिक्टेटर्स हमें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी नजर आते हैं। ठीक, उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2, इसके बाद भी हमें मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर डिक्टेटरशिप नजर आई है।
पाकिस्तान में आई ये डिक्टेटरशिप नजर, ईरान, इराक, सीरिया, जापान, अजरबैजान, जिम्बाब्वे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सूडान, इथोपिया, युगांडा, नाइजीरिया, ज़ैम्बिया, क्यूबा, ब्राजील, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना। नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना तो अभी रिसेंट एग्जांपल्स हैं, डिक्टेटरशिप चल रही है। ठीक, अब डिक्टेटरशिप फिर दो तरह की है, जैसे हमने देखा यहां पे कि या तो कोई सिंगल बंदा हो, कोई सिंगल पर्सन हो, या ग्रुप ऑफ पीपल हो। अब कुछ कंट्रीज के अंदर कोई मिलिट्री जो लीडर होता है, हाईएस्ट रैंक होती है, वो डिक्टेटर बनता है, मिलिट्री लीडर। ठीक, और कुछ कंट्रीज के अंदर सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप होती है, एक ही पार्टी होती है और उसके बंदे जाके आगे पूरी गवर्नमेंट की हर एक पहलू को कंट्रोल कर रहे होते हैं, सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप। ठीक, वो हमारा अगला टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो का, काइंड्स ऑफ डिक्टेटरशिप। वैसे अभी आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक, तो समझ आई बात की। होली रोमन अंपायर, रोमन रिपब्लिक, यहां से भाई आगाज होता है, फिर आते आते डिक्टेटरशिप प्रॉपरली हमें नजर आ जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद डिक्टेटरशिप हमें नजर आती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें डिक्टेटरशिप नजर आती है। आजकल करंटली अभी जो हम रह रहे हैं, अभी भी हमें डिक्टेटरशिप नजर आती है, कंट्रीज में डिक्टेटरशिप मौजूद है। ठीक, अब इस डिक्टेटरशिप के कुछ फीचर्स हैं, वो जरा देखें क्या है। रिजॉर्ट टू फोर्स और वायलेंस टू गेन पॉलिटिकल पावर। जब डिक्टेटरशिप आती है, पर्टिकुलरली मिलिट्री की डिक्टेटरशिप आती है, तो वो कोई पीसफुल तरीके से नहीं आती, बल्कि वायलेंस से आती है, फोर्स से आती है, और मकसद होता है पॉलिटिकल पावर को गेन करना। ठीक, समझ आई बात की। और जो सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप है, एज सच उसमें फोर्स हमें नजर तो नहीं आ रही, लेकिन वहां पे भी वायलेंस और फोर्स है। एक ही पार्टी है, एक ही ऑप्शन लोगों को आपने दिया हुआ है, किसी और को आप पार्टी बनाने ही नहीं दे रहे। अगर कोई पार्टी बनी हुई है आपके काउंटर में, तो उसको आपने इस तरह सप्रेस किया है कि वो आपके प्रिंसिपल्स पे चल रही है, कभी जीतेगी भी नहीं। ठीक, तो सिंगल पार्टी लीडरशिप में भी फोर्स नजर आती है। बजाय हमें यही लगता है कि वो इलेक्ट होके आए हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया में, चाइना में, रशिया में, लेकिन आपने लोगों को कोई और ऑप्शन दिया ही नहीं, तो जाहिर बात है लोग आप ही को वोट देंगे, और फिर आप ऐसे डिक्टेटर बन के बैठे हुए हो कि लोग आपके अगेंस्ट जाने का सोच भी नहीं सकते। ठीक, समझ आई बात की। अगला फीचर देखें, एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है। जो डिक्टेटर बनता है उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, हर चीज के ऊपर उसका कंट्रोल होता है, अबव द लॉ होता है, उसको किसी लॉ के अंडर आप नहीं ला सकते, कोई ट्रायल्स उसके नहीं करवा सकते, अबव द लॉ होता है जब तक वो डिक्टेटर होता है। ठीक, जब तक वो डिक्टेटर है वो अबव द लॉ होता है, उसको आप लॉ के अंडर या लीगल ट्रायल्स में दौरान उसके डिक्टेटरशिप नहीं ला सकते। एब्यूज ऑफ पावर, अब अबव द लॉ है तो अपनी पावर को एब्यूज भी करता है, फंडामेंटल राइट्स स्नैच करके, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करके। ठीक, समझ आई। इसी तरह जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उस डिक्टेटर के, विदाउट एनी ट्रायल उनको एग्जीक्यूट कर देना। ठीक, तो अपनी पावर को एब्यूज करता है। टायरनी, जुल्म आ जाता है। विल ऑफ डिक्टेटर, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। जो डिक्टेटर की मर्जी होती है वो अपनी मर्जी से डिसीजंस लेता है।
इवन ही कैन ग्रांट और टेक बैक राइट्स, ये भी उसकी विल के ऊपर है। अगर वो चाहे तो आपको फंडामेंटल राइट्स में से कुछ दे दे और चाहे तो आपसे स्नेच कर ले, उसकी अपनी मर्जी है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स सस्पेंडेड, आपका डिक्टेटर एब्यूज ऑफ पावर में कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड रखता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंड हो गया तो आप कैसे डिक्टेटर को अंडर द लॉ लाओगे? ठीक। मीडिया इज हाईजैक्ड, मीडिया को हाईजैक किया हुआ होता है। प्रेस फ्रीडम नहीं होती, डिक्टेटर के अगेंस्ट मीडिया बात नहीं कर सकती। मीडिया को अगर बात करनी होगी तो डिक्टेटर के हक में करनी होगी। जबरदस्ती है। प्रोपेगंडा टू सस्टेन पब्लिक सपोर्ट, अब ये प्रोपेगंडा अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू भी लोगों के अंदर ये लोग फैलाते हैं डिक्टेटर्स बातें, ऐसी बातें कि जिससे लोगों का सपोर्ट हासिल किया जा सके कि हाँ यार ये डिक्टेटर हमारे हक में काम कर रहा है। और मीडिया पे भी यही प्रोपेगंडा चलाया जाता है। ऐसे एनालिस्ट को बुलाया जाता है, जो आपने देखे ना ये डिबेट्स वगैरह होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, टॉक शोज होते हैं, वहां पे क्योंकि अभी सारा डिक्टेटर के अंडर है मीडिया हर चीज, तो ऐसे एनालिस्ट को बुलाया जाता है जो टॉक शो में बैठ के यही कह रहा होता है कि हाँ इसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक, फ्रीडम आ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह के एनालिस्ट्स को बुलाया जाता है। जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं उनको मीडिया पे तो क्या, उनको तो अगर डिक्टेटर को पता चल जाए कि ये मेरे अगेंस्ट बात कर रहा है सिटीजन्स के अंदर रहकर, तो वो उसको उठा लेते हैं, फिर पता भी नहीं चलता कि वो एनालिस्ट गया कहां। ठीक। वायलेंस टू प्रोलॉन्ग हिज रूल, अपने रूल को प्रोलॉन्ग करने के लिए वायलेंस भी कर सकते हैं। लेट सपोज डिक्टेटर आया, बाद में यहां से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वालों ने आपस में सीक्रेटली डिसाइड किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और इसके रूल को खत्म करेंगे। अब जब वो प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं भाई सड़कों पे आवाम को साथ लेके, तो डिक्टेटर है, उसका तो अपनी मर्जी है, डिक्टेटर है भाई, उसने ऑर्डर दे दिया कि भाई शूट एट द साइट है, नजर आता है मारो, ओपन फायर खोल दो सबके ऊपर, ठीक, डिक्टेटर है। तो अपने रूल को प्रोलॉन्ग करने के लिए वायलेंस भी कर सकता है। सप्रेशन ऑफ ओपोनेंट्स, अपने जितने भी ओपोनेंट्स हैं उनको सप्रेस करते हैं डिक्टेटर्स, ताकि कोई हमारे अगेंस्ट आवाज ना उठा सके। अब वो सप्रेशन उनको जेलों में बंद करके भी हो सकती है, वो सप्रेशन उनकी जान लेकर भी हो सकती है, वो सप्रेशन उन्हें अपने मुल्क से बाहर करके भी हो सकती है। ठीक। ओवरथ्रो ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स, जितने भी डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उन सबको खारिज कर दिया जाता है, ठीक, गवर्नमेंट से। और अगर कोई ज्यादा उछल रहा हो कोई डेमोक्रेटिक लीडर, तो फिर उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक। यूनिलैटरल डिसीजंस होते हैं, क्योंकि डिक्टेटर की हुकूमत है तो वन मैन शो होता है। डिक्टेटर से मशवरा किया जाता है कि आप क्या समझते हैं, डिक्टेटर बोलता है करो तो होगा। डेमोक्रेसी में तो आप देखते हो ना कि पार्लियामेंट में डिबेट होती है, रूलिंग पार्टी बिल लाती है, फिर अपोजिशन पार्टी उस पर क्रिटिसाइज करती है, बिल फाड़ के निकल जाती है, फिर कुछ दिन तक वो बिल पड़ा रहता है, लॉ नहीं बनता। डिक्टेटरशिप में ये चीज नहीं है। डिक्टेटर ने कह दिया कि भाई चलो करो, तो फिर मजबूर है करना है। ठीक। यूनिलैटरल डिसीजन है, डिक्टेटर के ऊपर है। कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, उस स्टेट के अंदर जिसमें वो डिक्टेटर बना हुआ है, डिक्टेटरशिप चल रही है, डिक्टेटर के पास हर चीज का कंट्रोल होता है, हर चीज के ऊपर उसकी अथॉरिटी होती है, चाहे वो रिसोर्सेज हैं, चाहे लॉज हैं, चाहे पीपल हैं, चाहे इकोनॉमी है, हर चीज के ऊपर। ठीक। अब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, आप लोगों को लगा होगा कि यार ये तो डिक्टेटरशिप बिल्कुल ही एक नेगेटिव फीचर्स हैं इसके। ऐसा नहीं है। डिक्टेटरशिप के अंदर अगर आपके पास अच्छे डिक्टेटर्स आए जो आपकी स्टेट और ह्यूमन की वेलफेयर के बारे में सोच रहे हो, तो फिर वो बहुत सी
प्रोग्रेस के काम कर सकते हैं, स्टेट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ऐसे डिक्टेटर हो सकते हैं और हुए भी हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग डिफेंस। आपका अगर कोई मिलिट्री का डिक्टेटर आ जाए तो आप सोचें कि आपकी स्टेट का जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग होगा। ठीक, क्विक डिसीजंस हैं, पार्लियामेंट की तरह नहीं है बैठ के सोच रहे हो, दूसरे अपोजिशन पार्टी के साथ भाई डिबेट में लगे हुए हो, वो वॉकआउट कर रहे हैं, आप इधर से नाराज बैठे हो। क्विक डिसीजंस हैं, ये लॉ पास करना है करो, ठीक, इसके साथ रिलेशन बनाने बनाओ, ठीक, ये आपने काम अपनी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए करना है करो। क्विक डिसीजंस हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है डिक्टेटर की। जब डिक्टेटरशिप आती है ना, डिक्टेटरशिप के दौर में डिक्टेटर आता है तो अपनी वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव रखता है, चाहे एग्जेक्टिव है चाहे जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं, इफेक्टिव मेरिट बेस पे इफेक्टिव रखता है, ठीक, ताकि काम सही तरह हो। ऑलवेज प्रेफर स्टेट ओवर इंडिविजुअल्स। स्टेट को प्रेफर करते हैं कि स्टेट की सॉवरेनिटी नहीं हिलनी चाहिए। ठीक, लो क्राइम रेट्स, क्योंकि डिक्टेटर के दौर में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं तो क्राइम रेट भी कम हो जाता है। ठीक, रैपिड प्रोग्रेशन, मैंने आपको बताया कि अगर आपके डिक्टेटर वाकई में अच्छा डिक्टेटर आपके ऊपर आया हो तो फिर उसके पास तो हर चीज का कंट्रोल है, रिसोर्सेज, लॉस, पीपल, इकोनॉमी, हर चीज पे उसका कंट्रोल है। अगर वो इन्हीं चीजों को, इन्हीं रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूटिलाइज करे तो रैपिड प्रोग्रेशन हो सकती है। ठीक, वो कंट्री बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस कर सकता है। और कई जगहों पे आपने बुक में देखा होगा, लिखा होता है कि वहां पे इकोनॉमी बहुत स्ट्रेंथन होती है, बहुत अच्छी होती है, इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है। तो डिक्टेटर्स के पास जब रिसोर्सेज होती हैं तो फिर वो उसके ऊपर अथॉरिटी रखता है तो फिर इकोनॉमी के ऊपर वो काम भी करता है। ठीक, लेकिन शर्त ये कि डिक्टेटर वाकई में ऐसा हो जो उस स्टेट और लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहा हो। ठीक, अब इसके देखिए कुछ रीजंस कि डिक्टेटरशिप क्यों आती है सोसाइटी के अंदर। इसके क्या रीजंस हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही होती है, अचानक 360 डिग्री का चेंज होता है और डिक्टेटरशिप आ जाती है। क्यों? सबसे पहली चीज, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी फेल हो जाए, लोगों को वेलफेयर ना प्रोवाइड कर सके, जितने भी लीडर्स आ रहे हो सारे के सारे ऐसे हों कि अवाम को लूट रहे हो, सारे के सारे, और अवाम को जरा सा भी फायदा ना हो रहा हो, फिर अवाम खुद डिक्टेटर के हक में नारा लगाती है कि आ जाए डिक्टेटर, फिर चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर हो या कोई प्रेसिडेंट हो, तो फिर अवाम खुद ये चाहती है कि आ जाए डिक्टेटर, क्योंकि डेमोक्रेसी में उन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई फायदा हुआ ही नहीं बल्कि नुकसान होता जा रहा था। ठीक, दूसरा रीजन देखिए, सीवियर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब किसी स्टेट या कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए और बहुत सीवियर हो, पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग अपोजिशन एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा तकरार में हो, ठीक, और जब ये तकरार बहुत हद तक बढ़ जाए तो फिर स्टेट की सॉवरेनिटी को कायम रखने के लिए डिक्टेटरशिप आती है, पर्टिकुलरली मिलिट्री डिक्टेटरशिप। के पार्टीज तो आपस में लड़ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि स्टेट भी हमारे हाथ से चली जाए, फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है। ठीक, थर्ड रीजन देखिए, इमरजेंसी सिचुएशंस, थ्रेट टू स्टेट सॉवरेनिटी। जब कभी स्टेट की सॉवरेनिटी पे थ्रेट हो और कोई ग्रेव थ्रेट हो, बड़ा गहरा, तो फिर डिक्टेटरशिप आती है। ठीक, अब ये आप लोगों को सारी चीजें समझ आई। अब काइंड्स ऑफ डिक्टेटरशिप में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। 3 काइंड्स हैं, इजी है, टफ नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक आप लोगों को समझ आई? ठीक,
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।